हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक जंगल में युग के सामने एक लड़की खड़ी होती है। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। वो देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो लड़की युग के पास आती है और उसकी गले लग जाती है। युग भी उसको पकड़ता है और उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी युग, क्योंकि मैं भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी और कहीं भी नहीं जाओगी। मैं तुमसे। लड़की ये बात कर ही रही होती है कि तभी युग के सामने एक तेज चमकती हुई रोशनी आती है और उस रोशनी में वो लड़की गायब हो जाती है। तभी युग को उसकी माँ माला की आवाज सुनाई देती है। युग बेटा उठ जा, और कितना सोएगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे देर हो जाए ऑफिस जाने में। युग की माँ माला उसे उठाती है। अब जैसे ही युग अपनी आंखें खोलता है वो खुद को अपने कमरे के बेड पर पाता है। ये देख अब युग अपनी माँ से कहता है, माँ मैं यहाँ कैसे? मैं तो जंगल में था। जंगल में? कैसी बातें कर रहा है युग तूने पीनी भी शुरू कर दी क्या? नहीं माँ, छोड़ो, आप नहीं समझोगी। इसका मतलब मैं जिसके साथ था वो मेरा सपना था, पर वो सपना बिल्कुल सच लग रहा था। लेकिन अगर वो एक सपना था तो मैं उस सपने के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? युग क्या हुआ बेटा, कुछ तो बता। माँ मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। चलो मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है। इतना बोलकर युग अपने बिस्तर से उठता है और नहाने चला जाता है। नहाने के बाद युग के दिमाग में बस वही लड़की घूम रही थी। युग अब जब खाना खाने लगता है तब भी वो खोया खोया सा रहता है। उसे इस तरह से खोया हुआ देखकर माला उससे कहती है, युग बेटा मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ, तू कुछ खोया खोया सा है। क्यों, कोई बात है क्या जो तुझे परेशान कर रही है? माला युग से उसकी इस चुप्पी का कारण बार बार पूछती है, पर युग का ध्यान तो उसकी सपनों वाली लड़की पर ही था। ये देखकर माला युग को कंधे से पकड़कर हिलाती है और उससे कहती है, युग कहाँ खो गया? मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ, क्या हुआ, कुछ बताएगा? माँ मैं अगर आपको अपनी परेशानी बताऊं तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगी? क्यों नहीं बेटा, पर एक बार बता तो सही कि आखिर बात क्या है। अपनी माँ की बातें सुनकर युग अपनी माँ को सारी बात बता देता है, पर उसकी ऐसी बातें सुनकर माला हंस पड़ती है और हंसते हुए अपने बेटे से कहती है, बेटा लगता है कि मुझे तेरी शादी कर देनी चाहिए, वरना तुझे ऐसे ही सपने आते रहेंगे। माँ आप मेरा मजाक कैसे उड़ा सकती हैं? आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे समझेंगी। तो बेटा मैंने तुझे समझा तो, लेकिन जब तू मुझे ऐसे लड़की के सपनों के बारे में बताएगा तो मैं यही बोलूंगी ना कि तुझे एक पार्टनर की जरूरत है। खैर तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी। फिलहाल तू अभी खाना खत्म कर और अपने ऑफिस जा, वरना लेट हो जाएगा। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर युग को जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो अपना अधूरा खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आज पूरा दिन युग अपने ऑफिस में शांत बैठा हुआ था। तभी उसकी एक दोस्त मीना उसके पास आती है और उससे कहती है, युग मैं बहुत समय से देख रही हूँ, तू बहुत उदास है, कोई बात है क्या? नहीं मीना, कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ तो हुआ है, बताना क्या बात है। तू मुझे नहीं बताएगा? तू भी माँ के जैसे मजाक बना देगी। नहीं बनाऊंगी मजाक, पक्का प्रॉमिस। और अगर मैंने मजाक बनाया तो तुम मुझसे बात करना बंद कर देना। मीना की बात सुनकर युग सपने वाली लड़की के बारे में बता देता है। ये जानने के बाद मीना युग से कहती है, लड़की का चक्कर है? अच्छा ये बता, तू उस लड़की को जानता है? नहीं। तूने उस लड़की का चेहरा देखा? हाँ मैंने उसको देखा, वो बेहद खूबसूरत थी, देखने से कोई अप्सरा लग रही थी। कैसी बातें कर रहा है युग तू? ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में कोई अप्सरा वप्सरा नहीं होती। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद करूँगी उस लड़की को ढूंढने में। मीना अब अपने दोस्त की सपनों की अप्सरा को ढूंढने में उसकी मदद करती है, पर वो उसको कहीं भी नहीं मिलती। समय गुजरता जाता है, लेकिन अब तक मीना और युग को उसकी सपनों वाली लड़की नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन युग और मीना अपने घर जा रहे थे। तभी मौसम अचानक खराब हो जाता है। सभी अपने अपने घर जाने की जल्दी में थे और उसमें से एक युग भी होता है। तभी युग की नजर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की पर पड़ती है, जिसका रंग तो काला होता है, पर न जाने क्यों
वो लड़की युग को किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। युग ना चाहकर भी उसकी ओर खिंचा जा रहा होता है। रंग रूप सांवला है, फिर भी न जाने इस लड़की में ऐसा क्या है जो मेरी नजर उससे हट ही नहीं रही। इसका काला रंग होने के बाद भी ये मुझे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। युग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी मीना उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है, युग तू कहाँ और किसे निहार रहा है? मीना, उधर देख, वो लड़की कितनी सुंदर है। भले ही उसका रंग काला है पर वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है युग। मैं तो कहती हूँ कि तू अपने सपना वाली लड़की को छोड़ और उस लड़की से बात आगे बढ़ा, क्योंकि युग वो एक बस सपना था और सपना कभी सच नहीं होता। बात तो तुम सही बोल रही हो मीना, सपना सच नहीं होता और क्या पता यही मेरे सपनों की अप्सरा हो। मीना की बात युग को कहीं ना कहीं सच लग रही थी। युग उस लड़की की तरफ देख ही रहा था, तभी वो देखता है कि एक ट्रक उस लड़की की ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। सही समय रहते युग जाकर उस लड़की की जान बचा लेता है। क्यों बचाया तुमने मुझे? मर जाने दिया होता। मैं मरने के लिए गई थी और तुमने मुझे बचा लिया। पर क्यों? अरे जिस लड़की का घर परिवार नहीं है, जिसके पास रंग रूप नहीं है, जो हर समय लोगों के ताने सुने, वो भला जीकर क्या करेगी? इससे तो अच्छा है ना कि मैं मर ही जाऊं। ऐसा क्यों बोलती हो? जिसका कोई नहीं होता ना, उसके भगवान होते हैं। और वैसे भी बहुत तेज बारिश होने वाली है, ऐसे में तुम कहाँ भटकोगी? इसलिए जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा तब तक तुम मेरे घर चलो। मेरा घर पास में ही है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। युग की बात सुनकर रेशमा उसकी बात से सहमत हो जाती है और उसके घर चली जाती है। युग के साथ रेशमा को देखकर युग की माँ माला उससे कहती है, युग बेटा ये कौन है? माँ, ये लड़की है। वो तो मुझे भी दिख रही है कि ये लड़की है, पर इसका नाम क्या है और तू इसे लेकर क्यों आया है? नाम तुम्हारा नाम क्या है? रेशमा। माँ, इसका नाम रेशमा है और इसका कोई अपना नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने घर ले आऊं। इतना बोलकर युग अपनी माँ को सारी बात बता देता है, जिसके बाद माला अब रेशमा को अपने घर में रहने देती है। समय गुजरता है और समय के साथ युग रेशमा से बेहद प्यार कर बैठता है, पर वो उसको कुछ नहीं कहता। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई किसी को सच्चे दिल से चाहता है तो उसको मिलाने में पूरी कायनात एक हो जाती है। ठीक उसी तरह समय के साथ रेशमा भी युग से प्यार करने लगती है और उनको मिलाने के पीछे माला का हाथ था। इस तरह से रेशमा को सच्चा प्यार मिल जाता है और युग से बहुत जल्द शादी कर लेती है। वो शादी करते ही रेशमा एक अप्सरा बन जाती है। रेशमा का सुंदर गोरा चेहरा देखकर युग और माला के होश उड़ जाते हैं, जिस पर रेशमा युग से कहती है, मैं जानती हूँ युग, मेरा ये रूप देखकर तुम और माजी दोनों ही आश्चर्य में हो। मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि चंद्रमा की अप्सरा हूँ। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, इसीलिए मुझे चंद्रमा ने श्राप दिया था और मुझसे मेरी सुंदरता छीन ली गई। पर मेरे लाख विनती करने पर मुझे श्राप का तोड़ दिया और कहा गया था कि यदि धरती लोक पर कोई इंसान मुझसे सच्चे दिल से प्यार करे और शादी कर ले तो मुझे मेरा रंग रूप दोबारा मिल जाएगा। और तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया, इसीलिए मुझे मेरा रंग रूप फिर से मिल गया। और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे सपने में जो आती थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं थी। मैं बस अपना रूप बदलकर तुम्हारे सपने में आया करती थी। इसका मतलब अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। युग जैसे ही इतना बोलता है वैसे ही चांद से एक रोशनी आती है। ये देखकर रेशमा युग से कहती है, हाँ युग, अब मुझे जाना होगा। रेशमा के इतना बोलते ही रेशमा चांद की रोशनी में विलीन हो जाती है। रेशमा के जाते ही युग बहुत रोता है और माला उसे संभालते हुए उससे कहती है, बेटा युग बस कर, शायद तेरी किस्मत में रेशमा थी ही नहीं। तू इस बात से ही खुश हो जा कि तेरे सपनों की रानी तुझे मिली और तेरे साथ उसने इतना समय बिताया। युग अब अपनी माँ की बातों से सहमत होता है और अब वो हर रोज की तरह अपना काम करने लगता है, पर वो अपनी अप्सरा को भूल नहीं पाता। ऐसे ही एक रात युग सो रहा होता है, तभी उसके चेहरे पर चांद की रोशनी आती है और जब वो उठता है तो देखता है कि चांद से उसकी अप्सरा यानी रेशमा वापस धरती पर आ रही थी। कुछ देर बाद रेशमा अपने पति युग के पास आती है
और उससे कहती है, आपके प्यार ने मुझे चांद पर रहने नहीं दिया। पर तुम यहाँ आई कैसे? आपका प्यार सच्चा था, बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ पाई। उसकी बात सुनकर युग बहुत खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। गुंजन एक समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। वो घर के सभी कामों में पूरी तरह से निपुण थी। उसके परिवार में उसकी माँ दीक्षा और पिता सुनील रहा करते थे। गुंजन को गर्मियों का मौसम बहुत ही पसंद था, क्योंकि गर्मियों में उसे आइसक्रीम खाना और बर्फ के गोले खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। ऐसे ही एक दिन गुंजन तपती दोपहर में कॉलेज से वापस आ रही थी कि तभी उसकी पीठ और गर्दन पर बहुत जलन और खुजली सी होने लगी थी। वो किसी तरह खुद को संभालती हुई घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, मेरे गले और पीठ पर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। माँ कुछ करो ना। क्या हुआ, दिखा तो जरा। माँ, गर्दन और पीठ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। मन तो कर रहा है ना कि बर्फ की सिल्ली पर लेट जाऊं मैं। जैसे ही दीक्षा अपनी बेटी की गर्दन पर हाथ लगाकर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि धूप की वजह से गुंजन को घमौरियां निकल आई थी। अरे बेटा, तुझे धूप में जाने की वजह से ना घमौरियां हो गई हैं, तभी तेरी गर्दन और पीठ ऐसे लाल पड़ गई है बेटा। माँ, मुझे बहुत जलन हो रही है। ऐसे ही कुछ देर में गुंजन की माँ उसके लिए मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाकर उसकी खुजली और जलन वाली जगह पर लगा देती है और 2-3 दिनों तक वो इसे यूं ही लगाती रहती है। कुछ ही दिनों में गुंजन की घमौरियां बिल्कुल छूमंतर हो जाती हैं। वक्त बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन जब गुंजन कॉलेज जाती है तो वहाँ उसकी टक्कर निखिल नाम के लड़के से हो जाती है और उसकी सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। अरे देख के चल नहीं सकते क्या? अरे तुम देखकर चलो ना, खुद ने टक्कर मारी है। ओ हेलो, मैं तुमसे नहीं, तुम मुझसे टकराए हो। गुंजन जैसे ही किताबें उठाकर चलना शुरू करती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और निखिल उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैडम, आपकी दिक्कत क्या है? एक तो आपको गिरने से बचाया, ऊपर से नखरे दिखा रही हो। ज्यादा मत बोलो और छोड़ो मुझे। सब जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों के बारे में। अच्छी लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना शुरू हो जाते हो। निखिल जैसे ही गुंजन को छोड़ता है वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की? अरे तुमने ही तो कहा था मुझे छोड़ दो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। पागल लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कॉलेज में। हेलो मैडम, पागल मैं नहीं आप हो। एक तो मदद की आपकी और थैंक यू कहने की बजाय अब मुझे ही सुना रही हो। मतलब भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। सॉरी एंड थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है। निखिल और गुंजन में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन निखिल गुंजन को अपने दिल की बात बताने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाता है। गुंजन, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जल्दी से दिखाओ ना निखिल। पर उससे पहले तुम्हें ये कोल्ड ड्रिंक पीनी होगी। ओके, पीती हूँ। इतने में कोल्ड ड्रिंक पीकर गुंजन को बहुत जोर से खांसी आने लगती है, जैसे कि उसके गले में कुछ अटक गया हो। तभी निखिल गुंजन की पीठ पर जोर जोर से हाथ मारता है और गुंजन के गले से एक रिंग बाहर निकल आती है और रिंग देखकर निखिल गुंजन को बोलता है, गुंजन, विल यू मैरी मी? तो ये था तुम्हारा गिफ्ट। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? ओहो, ऐसे कैसे कुछ होने देता तुम्हें मैं। और अब बता भी दो कि मुझ जैसे पागल से शादी करोगी ना? यस, आई विल मैरी यू। ऐसे ही कुछ दिनों बाद निखिल और गुंजन अपने अपने परिवार वालों की सहमति से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। गुंजन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। वक्त बीतता जाता है और एक बार फिर गर्मियों का मौसम आता है और गुंजन की सास रेशमा को घमौरियां हो जाती हैं,
जिस वजह से वो बहुत ही परेशान होती है। ऐसे ही एक शाम रेशमा सोफे पर बैठी हुई अपनी गर्दन खुजला रही होती है और उसको ऐसे देखकर गुंजन बोलती है, माँ जी क्या हुआ आपको? आप ऐसे खुजली क्यों कर रही हैं? अरे ओ बहू, ये मेरे माथे पे और गर्दन पे इतनी जलन सी हो रही है और दाने भी हो गए हैं। जब से मंदिर से आई हूँ तब से हो रहा है ये सब। अरे माँ जी, आपको तो घमौरियाँ हो गई हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास इनका इलाज है, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। कुछ देर बाद गुंजन अपनी सास के लिए घमौरी से बचने की खातिर नीम के पाउडर में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाकर लाती है और अपनी सास की घमौरी वाली जगह पर लगा देती है और कुछ दिन तक वो इसी प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं, जिसके बाद उसकी सास की घमौरियाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और वो अपनी बहू से कहती है, अरे बेटा देख देख, मेरी घमौरी बिल्कुल ठीक हो गई। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी प्यारी बहू, सदा खुश रहे तू। माँ जी, मैं भी तो आपकी बहू नहीं बेटी ही हूँ ना, तो आपका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। कुछ देर बाद रेशमा की पड़ोस में रहने वाली सहेली उनके पास आती है। अरे सविता, तुझे पता है मेरी बहू बड़ी सयानी है, उसने मेरी तकलीफ मिनटों में ठीक कर दी। अरे रेशमा, ऐसा क्या हो गया था तुझे जो तू अपनी बहू की इतनी तारीफ कर रही है? अरे मैं काफी दिन से परेशान थी, मुझे घमौरियाँ निकल आई थी। मेरी बहू ने ऐसा लेप बनाया, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। सविता पूरे मोहल्ले में रेशमा की बहू के बारे में बता देती है कि गुंजन घमौरियों का इलाज करना जानती है और उसके पास एक ऐसा लेप है जिससे वो सबकी घमौरियाँ ठीक कर सकती है। जिसके बाद मोहल्ले के लोग भी गर्मी के चलते घमौरियाँ, खुजली, जलन से अक्सर काफी ज्यादा परेशान रहते थे और वो लोग गुंजन के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े होना शुरू हो जाते हैं और गुंजन भी सबकी मदद खुशी खुशी करती है। ऐसे ही एक शाम निखिल ऑफिस से वापस आता है। गुंजन, मेरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसके चलते उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया है। अब हम घर का खर्च कैसे चलाएंगे? निखिल जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। वक्त बीतता जाता है और अब गुंजन अपने द्वारा बनाई गई घमौरियों के पेस्ट को डब्बियों में पैक करके बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मार्केट में उसके इस पेस्ट की डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगती है। साथ ही गुंजन और भी कई तरह की होम रेमेडीज बनाकर YouTube और Instagram के जरिए लोगों तक पहुंचाती है और उनकी मदद करती है, जिससे उनके घर की हालत सुधरने लगती है। गुंजन की तरक्की और उसकी मेहनत देखकर निखिल और रेशमा दोनों को ही उस पर नाज होता है और फिर सब मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये घमौरी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे ऐसा ही कुछ पेस्ट बनाना आता हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।